नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस जमीन की कहानी में उतरने वाले हैं जिसकी मिट्टी ने साम्राज्यों को जन्म दिया और जहां की नदियों ने पूरी की पूरी सभ्यताओं का रास्ता तय किया। हम बात कर रहे हैं आधुनिक बिहार की। ये सिर्फ कुछ पहाड़ों या नदियों का जिक्र नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे किसी जगह का भूगोल वहां के गहरे और शानदार इतिहास को लिखता है। पहाड़, नदियां और मैदान, ये सब मिलकर कैसे इंसान की सोच और उसके विकास को आकार देते हैं। आइए इसे गहराई से समझते हैं। आज की हमारी इस पूरी चर्चा का जो बेस है वो है राधाकांत भारती जी की बेहद प्रामाणिक किताब आधुनिक बिहार का भूगोल। अब ये कोई बोरिंग डेटा या आंकड़ों की किताब नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा लेंस है जिससे हम बिहार के प्राकृतिक ढांचे और उसके ऐतिहासिक विकास के बीच के उस गहरे कनेक्शन को देख पाते हैं। इसी सोर्स के जरिए आज हम बिहार के असली और जमीनी स्वरूप को डिकोड करेंगे। तो फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे बिहार के प्राकृतिक ढांचे से, फिर बात करेंगे उन नदियों की जो जीवन भी देती हैं और कभी-कभी विनाश भी। उसके बाद यहाँ के मौसम और मिट्टी को समझेंगे, फिर जानेंगे यहाँ की खेती और फसलों के बारे में, और आखिर में चलेंगे उन ऐतिहासिक और दार्शनिक जगहों पर जो इसी भूगोल की देन है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिहार के उस भौतिक ढांचे की, उस कैनवास की जिस पर सदियों का इतिहास रचा गया है। बिहार का जो प्राकृतिक बंटवारा है ना, वो सच में बहुत दिलचस्प है। उत्तर बिहार का मैदान बिल्कुल सपाट है, विशाल है, जहां पानी का एक छत्र राज है, और यही वजह है कि वहां अक्सर भयंकर बाढ़ आती है। लेकिन दूसरी तरफ दक्षिण बिहार के मैदान को देखें तो उसका आकार तिकोना है और वो पहाड़ियों से घिरा है। यहीं पर एक बड़ा ही यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर मिलता है जिसे टाल क्षेत्र कहते हैं। अब ये टाल क्या है? दरअसल ये तश्तरी या एक प्लेट के आकार के निचले इलाके होते हैं जहां बरसात का पानी भर जाता है। और मजेदार बात यह है कि यही जल जमाव बाद में खेती के लिए एक वरदान बन जाता है। यही जो जमीन का वैषम्य है वो इस राज्य को इतना अनूठा बनाता है। अब जमीन की बात हुई है तो उन ताकतवर नदियों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने इन मैदानों को गढ़ा है। आइए देखते हैं। उत्तर और दक्षिण की नदियों के मिजाज में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। उत्तर की नदियां जैसे कोसी और गंडक सीधे ऊंचे हिमालय से एकदम उफनती हुई आती हैं। इनमें साल भर अथाह पानी रहता है। कोसी तो अपना रास्ता बदलने के लिए इतनी कुख्यात है कि उसे बिहार का शोक तक कह दिया जाता है। इसके ठीक उलट दक्षिण की नदियों को देखिए, जैसे सोन नदी। ये प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती हैं और ये मूल रूप से बरसाती होती हैं। मानसून में इनमें जबरदस्त तूफान आता है, लेकिन गर्मियां आते आते या तो ये सूख जाती हैं या इनकी जलधारा एकदम पतली हो जाती है। नदियों का ये जो दोहरा चरित्र है ना, ये इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा वरदान भी। एक तरफ ये उफनती नदियां तबाही मचाती हैं, लेकिन जब बाढ़ का पानी उतरता है तो एक मैजिक होता है। ये अपने पीछे नई जलोढ़ मिट्टी यानी अलूवियम की एक बेहद उपजाऊ परत छोड़ जाती हैं। और यही वो जीवनदायी मिट्टी है जिसने सदियों से किसानों का पेट भरा है और प्राचीन काल में मगध जैसे विशाल साम्राज्यों को खड़ा होने का बेस दिया है। नदियों की इस ताकत को समझने के बाद अब समझते हैं कि यहाँ का मौसम और जमीन आपस में कैसे तालमेल बिठाते हैं। यहाँ का मौसम मुख्य रूप से 3 सीजन्स में बटा है, जो जमीन को हर साल एक नए चक्र के लिए तैयार करता है। मार्च से मध्य जून तक जो गर्मी पड़ती है वो एकदम झुलसा देने वाली होती है। गया जैसे इलाकों में तो तापमान 46 डिग्री तक चला जाता है, एकदम भयंकर लू चलती है। फिर मिड जून से अक्टूबर तक मानसून आता है जो इस तपी हुई जमीन में नई जान फूंक देता है। और फिर आती हैं नवंबर से फरवरी तक सर्दियां। मौसम की ये एक्सट्रीम बदलाव यहाँ की वनस्पति और मिट्टी दोनों की केमिस्ट्री को गहराई से बदल देते हैं। इसी एक्सट्रीम क्लाइमेट और नदियों के बहाव का रिजल्ट है यहाँ की मिट्टी की जबरदस्त वैरायटी। उत्तर में जहां गंगा और उसकी सहायक नदियों की बिछाई हुई ताज़ी, दोमट और बलुई मिट्टी मिलती है जो खेती के लिए लाजवाब है, वहीं दक्षिण में उन्हीं टाल क्षेत्रों की खास मिट्टी और पठारों से सटी भारी चिकनी मिट्टी पाई जाती है। ये वैरायटी कोई छोटी बात नहीं है। इसी की वजह से बिहार में एक ही राज्य के अंदर अलग अलग तरह की ढेरों फसलें उगाई जा सकती हैं। अब इतनी बेहतरीन मिट्टी और ऐसा मौसम हो तो खेती तो कमाल की होगी ही। चलिए देखते हैं कि इस जमीन से उगता क्या है। भूगोल और खेती का जो कनेक्शन यहां दिखता है वो एकदम सटीक है। जमीन का मिजाज खुद तय करता है कि कौन सी फसल उगेगी। जहां पानी भरपूर है और जमीन सपाट है, जैसे उत्तर के मैदान, वहां धान, गेहूं और मक्के की बम्पर पैदावार होती है।
लेकिन दूसरी तरफ दक्षिण के उन टाल इलाकों में जहां पानी भरकर सूख चुका होता है, वहां की नमी वाली भारी मिट्टी चना और मसूर जैसी दालों के लिए एकदम परफेक्ट बन जाती है। पटना और गया के आसपास चने की जो शानदार खेती होती है, वो इसी ज्योग्राफिकल सेटिंग का सीधा नतीजा है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इतनी उपजाऊ और एक्टिव जियोग्राफिकल पृष्ठभूमि ने किस तरह के इतिहास और दर्शन को जन्म दिया? इतिहास में सबसे पहला और बड़ा नाम आता है वैशाली का। राजा विशाल द्वारा बसाई गई ये जगह सिर्फ एक प्राचीन शहर नहीं है, इसे दुनिया के सबसे पहले गणतंत्र यानी रिपब्लिक होने का गौरव हासिल है। यही भगवान महावीर की जन्मभूमि भी है। यहां सोचने वाली बात यह है कि इस इलाके की उपजाऊ जमीन ने समाज को इतनी आर्थिक स्थिरता दी कि लोगों को रोज की सर्वाइवल से ऊपर उठकर उन्नत राजनीतिक व्यवस्था और गहरे दार्शनिक विचार बनाने की आज़ादी मिल गई। दुनिया में गणतंत्र का आइडिया इसी मिट्टी से निकला था। वैशाली से थोड़ा आगे चलें तो बोध गया और गया का नाम आता है। ये सिर्फ शहर नहीं है, ये ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष के ग्लोबल सेंटर हैं। बोध गया वो जगह है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला और आज यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ है। वहीं पास में गया है जहां विष्णुपद मंदिर स्थित है, जो हिंदू मान्यताओं में मोक्ष और पूर्वजों के तर्पण का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ का भूगोल, वास्तुकला और आध्यात्म का एक ऐसा संगम पेश करता है जिसने हजारों सालों से पूरी दुनिया को राह दिखाई है। और जब इतिहास की बात हो तो राजगीर कैसे छूट सकता है? जरा इसकी लोकेशन इमेजिन करें। ये चारों तरफ से 300 मीटर ऊंची 5 विशाल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मतलब भूगोल ने खुद एक प्राकृतिक किला बनाकर दे दिया। प्राचीन मगध के सम्राटों ने इस अभेद्य सुरक्षा को पहचाना और इसे अपनी राजधानी बनाया। इसके साथ ही यहाँ के गर्म पानी के कुंड और शांत वातावरण ने इसे आध्यात्मिक रूप से भी बहुत खास बना दिया, जिसका सबूत आज वहाँ मौजूद विश्व शांति स्तूप है। यहाँ प्रकृति ने खुद एक साम्राज्य की सुरक्षा की थी। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? यही कि पहाड़, नदियाँ, मौसम और उपजाऊ मैदान सिर्फ बेजान भौतिक चीजें नहीं हैं। ये इंसान की सभ्यता, उसकी सोच और उसके इतिहास को गढ़ने वाले असली कारीगर हैं। आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, किसी भी जड़ा का प्राकृतिक भूगोल उसके ऐतिहासिक भविष्य को कैसे तय कर देता है? क्या दुनिया के पहले गणतंत्र का जन्म, बुद्ध का ज्ञान या मगध जैसा विशाल साम्राज्य इन उफनती नदियों और उपजाऊ मिट्टी के बिना मुमकिन था? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है कि आधुनिक बिहार की भौगोलिक और ऐतिहासिक आत्मा को समझने का ये नजरिया आपको दिलचस्प लगा होगा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।